1995 के एक्ट में तो आपने ये कह रखा था कि कोई गैर मुस्लिम भी है वो ज़मीन दान कर सकता है, पर अगर आप गैर मुस्लिम को वहाँ पे बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं तब आपको आपत्ति है। तो ये अपने आप में ही कंफ्यूज्ड हैं। इनको सिर्फ ये है कि हमें जो ज़मीन है वो बिना किसी कंसिडरेशन के मिल जाए और हमें कोई रोक टोक ना हो। पैसे देकर के आप ज़मीन खरीदिए, ईदगाह बनाइए, आपको किसने रोका है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मुस्लिम पक्ष के हैं तो आप ईदगाह बना लीजिए, ये आप वक्फ की ज़मीन हो गई। पर अगर आप हिंदू हैं, आपने मंदिर बनाना है तो आप पहले ज़मीन खरीदिए, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी दीजिए, फिर आप मंदिर बनाइए। किसी की भी आस्था ये नहीं कहती है कि आप किसी भी ज़मीन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके मालिकाना हक हो जाता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। संजीव खन्ना जी की बेंच जो है लगातार इसकी सुनवाई कर रही है। कपिल सिब्बल जी भी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बिल है ये असंवैधानिक, ये कहना है तमाम विपक्ष के नेताओं का भी और कपिल सिब्बल और तमाम जो लोग इसके खिलाफत में जो पैरवी कर रहे हैं उनका ये मानना है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी बिल जो है, एक तो ये राष्ट्र कानून है, देश का कानून है। अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि जो कि देश का कानून है सबको मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज भी देश की राजनीति में कुछ ऐसा है कि लगातार कहा जा रहा है कि हम इसे नहीं मानेंगे। कई राज्य हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार में हम जाए तो तेजस्वी यादव हो, वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। कितना आसान होता है इस तरीके से डिनाई करना एक देश के कानून को? देखिए, जो कानून है हमें एक तो उसे कानून के तरह ही रहने देना चाहिए, उसको नेताओं को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विषय होते हैं जो राजनीति और राज्य की जो सीमाएं हैं उससे ऊपर होते हैं। दूसरा, ये जो पिटीशन डली है ये PIL जो AIMI के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने डाली है और उनके पार्टी के लोगों ने हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बहुत ही विवादास्पद टिप्पणियां पहले की थी। तो ऐसे किसी भी पक्षकार की पहले तो पिटीशन एडमिट ही नहीं होनी चाहिए थी कि कोई अगर भारत का नागरिक किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के बारे में ये कहता है कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम अपनी ताकत दिखा देंगे, तो ऐसे किसी भी पार्टी के जो भी उसके लीडर की और मेंबर की पिटीशन दाखिल नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, जो आज जो मुस्लिम पक्ष ने दो मेन मुद्दे रखे, एक तो था वक्फ बाय यूज़र और दूसरा ये था कि भाई जो वक्फ बोर्ड के अंदर दो मुस्लिम लोगों को जो ऐड किया गया है उसको लेकर के उनका विरोध था। तो इसी को लेकर के बहस हुई और जो वक्फ बाय यूज़र को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमारे हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि भाई देखिए कि जो कलेक्टर को ये पावर है, जो अब एक अमेंडमेंट्स के अंदर अब नए कानून में आए हैं कि कलेक्टर को ये पावर है कि वो ज़मीनों के ओनरशिप चेक करेगा और फिर वो कलेक्टर के सर्वे के बाद जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट होंगे। और ये देखिए कि ये एक आर्टिकल 14 के हिसाब से है कि जो वक्फ एक्ट 1995 की वजह से आर्टिकल 14 का जो वायलेशन हो रहा था उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास है। क्योंकि देखिए, संविधान के लिए सभी नागरिक एक समान है और धर्म के आधार पर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मुस्लिम धर्म के हैं तो आप किसी प्रॉपर्टी का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके मालिक बन गए, पर अगर दूसरा कोई हिंदू धर्म का है उसको किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो पहले उसको सेल कंसिडरेशन देनी होगी, गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। तो इस चीज़ को लेकर के जो अमेंडमेंट्स करी गई हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि अमेंडमेंट सस्टेन करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो न्यायालय है वो यूनियन ऑफ इंडिया को कुछ एक हलफनामे दाखिल करने के लिए कहेगा। हालांकि जो हिंदू पक्ष से जो सॉलिसिटर जनरल ने इस चीज़ को क्लियर रखा सरकार की तरफ से कि JPC के अंदर ये रिटर्न में है और मिनिस्ट्रीज़ ने इस चीज़ को रिटर्न में माना है जो कि एक्ट में दिया गया है। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का भी इसमें वायलेशन हो रहा है। मुसलमान जो है 20 करोड़ है, उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है इस कानून के द्वारा, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, किसी की भी आस्था ये नहीं कहती है कि आप किसी भी ज़मीन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके मालिकाना हक हो जाता है। तो ये एक असंवैधानिक है जिसको लेकर के हमारी पक्ष से भी दलीलें रखी गई और जो माननीय न्यायालय ने आज किसी भी तरह के इंतरिम रोक लगाने से साफ मना कर दिया। जो अब कार्रवाई है, जो फाइनल ऑर्डर है वो कल होगा और सुनवाई जारी रहेगी। DM की पावर को लेकर आपको लग रहा है, क्योंकि तमाम जो इसके विपक्ष में जितने भी वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि DM की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतनी बढ़ा दी गई है कि ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं कमजोर कर देगा। वो धर्मनिरपेक्ष देश में भी वो अपने आप की मस्जिदें बचा नहीं पाएंगे। देखिए, ये सिर्फ जो DM की पावर है, अगर आप ये देखिए कि आप कहीं पे भी रहते हैं किसी भी राज्य में, अगर आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो कलेक्टर की पावर के अंतर्गत आता है कि जो तहसील होती है वो DM के नीचे होती है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी नई बात हो गई है
है कि भाई जो कलेक्टर की पावर को दे दिया गया है। तो ये तो सभी के साथ ऐसा हो रहा है, और ऐसा नहीं कि खास धर्म को लेकर के कि ठीक है अगर वक्फ बोर्ड ने ज़मीन खरीदनी है तो सरकार ने उनको ये प्रोविज़न दिए हैं कि भाई ठीक है अगर आपके पास 200 साल पुराने ज़मीन के डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज आप जाइए और ज़मीन की जाके रजिस्ट्री कराइए, आपको किसने रोका है। तो ये दलील सरकार ने को न्यायालय के सामने रखी, जिसे न्यायालय ने सुना, और इस पे किसी भी तरह का कोई अभी अंतरिम आदेश नहीं लगा है। अभी आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बार बार ये कह रही है कि एक तो हम कानून नहीं मानेंगे, हम मुसलमानों के लिए मैं गोली खाने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं ये कानून लागू नहीं होने दूंगी क्योंकि ये असंवैधानिक है। अब कई राज्य की मुख्यमंत्री जब ऐसा बयान देती हैं, फिर वो भीड़ सड़कों पे आती हैं, वहाँ पर कत्लेआम जैसी स्थिति बनती है, तो ये भी तो आपको लग रहा है कि कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन। देखिए जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, माननीय न्यायाधीश ने उस चीज़ पे बहुत चिंता जताई और दुख भी जताया है कि भाई ये वक्फ एक्ट को लेकर के जिस तरह से ये खून खराबा हो रहा है, ये बेहद ही गलत है और पलायन हो रहा है। तो ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, अगर किसी भी राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो राष्ट्रपति के पास ऐसे बहुत सारे अधिकार है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने के, और ये कानून का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का है, तो सरकार इसमें सक्षम है डिसीजन लेने के लिए। जो मुसलमान तबका है उनकी आपत्ति ये होती है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से मोदी जी आए हैं और जब से योगी जी यूपी में जिस तरीके से एक्शन मोड में रहते हैं, मुसलमानों की आपत्ति ये है कि हम कैसे बिलीव करें मोदी और योगी पर कि ये हमारी मस्जिदों को कुछ नहीं करेंगे, इनके राज में तो हम मुसलमान खतरे में हैं, फिर हम कैसे भरोसा करें कि गरीब और यतीम मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीनें आगे ये काम आएगी। देखिए हमें इस चीज़ को अगर हम ये कहें कि धार्मिक चश्मा लगा करके नहीं देखना चाहिए, हम ये ना देखें कि भाई ये मुस्लिम की ज़मीन है, हम ये ना देखें कि ये हिंदू की ज़मीन है, हम इसको ये देखें कि भाई कोई भी ज़मीन अगर कोई मालिक बनता है तो वो कैसे मालिक बनेगा, वो धर्म देख करके मालिक ना बने। जो वक्फ बोर्ड के संशोधन में ये है कि भाई हमें धर्म देख करके मालिक नहीं बनना है। अगर आप कोई ईदगाह किसी ज़मीन का मालिक है तो वो पैसे दे करके आप ज़मीन खरीदिए, ईदगाह बनाइए, आपको किसने रोका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मुस्लिम पक्ष के हैं तो आप ईदगाह बना लीजिए, ये आप वक्फ की ज़मीन हो गई, पर अगर आप हिंदू हैं, आपने मंदिर बनाना है तो आप पहले ज़मीन खरीदिए, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी दीजिए, फिर आप मंदिर बनाइए। तो ये सभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं और ये अब न्यायालय के समक्ष हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सस्टेन करेंगी। कपिल सिब्बल साहब की एक और आपत्ति ये है कि भाई आप 5 साल के लिए कह रहे हैं कि कम से कम इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला बंदा ही जो है वो ज़मीन दान कर सकता है। कह रहे हैं कि आप कैसे तय करेंगे कि भाई वो इस्लाम में मानने वाला है या नहीं है, और आपका कौन सा ये अधिकार है कि आप ये तय करेंगे कि वो दान करे या ना करे। देखिए 1995 के एक्ट में तो आपने ये कह रखा था कि कोई गैर मुस्लिम भी है वो ज़मीन दान कर सकता है, पर अगर आप गैर मुस्लिम को वहाँ पे बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं तब आपको आपत्ति है। तो ये अपने आप में ही कंफ्यूज है। इनको सिर्फ ये है कि हमें जो ज़मीन है वो बिना किसी कंसिडरेशन के मिल जाए और हमें कोई रोक टोक ना हो। और इवन ये भी मुद्दा आया कि जो सिविल कोर्ट के अंदर ये मामले ना जाए, तो अब सॉलिसिटर जनरल ने कुछ तुषार मेहता जी ने एक हल्के शब्दों में और एक हंसी मजाक के सामने न्यायालय के समक्ष ये भी कह दिया कि मिलॉर्ड ये इनके शब्दों के हिसाब से तो आपको भी ये मुद्दा सुनने का अधिकार नहीं है। अच्छा एक सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि आपको लग रहा है कि 94 से लेकर के देखिए वक्फ बोर्ड जो है काफ़ी समय हो गया बने हुए, आज तक किसी गरीब या यतीम मुसलमान के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्किल्स डेवलपमेंट का ऐसा कुछ भी काम जो है नहीं किया गया है। लेकिन मुसलमानों की भीड़ है वो पीएम मोदी जी की बात नहीं मानती हैं कि भाई आप थोड़ा वेट करिए, हम आपके लिए कुछ फ़ायदा करेंगे। वो ओवैसी साहब की बात मानती है कि आपके गर्दन पर तलवार है, मस्जिदें खतरे में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओवैसी साहब की बात मानती है, मोदी जी की बात नहीं मानती है। अगर आप डाटा निकालेंगे पिछले सालों में जो 85 करोड़ लोगों को जो वेलफेयर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो फ्री राशन दिया जा रहा है, उसमें से कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, ये आप डाटा निकालिए। आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि नहीं, अगर ये कानून जो है अगर बीजेपी लेकर के आई है, मोदी जी लेकर के आए हैं, तो कानून पक्का मुसलमानों के खिलाफ ही होगा। ये वो अपोजिशन है, अपोजिशन का काम है कि सरकार कुछ भी बोले उसका विरोध करना, बशर्ते कि आप वेलफेयर लेते जाइए, बेनिफिट्स लेते जाइए, फ्री में राशन लेते रहिए। आप स्वागत कर रहे हैं इस कानून का, आपको सही बिल्कुल, हमने आईए डाली हुई है। हम कई ऐसे वक्फ के मामलों में हम लोग पक्षकार हैं, हम आर्गुइंग काउंसिल हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कानून सस्टेन करेगा। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? निखिल गोयल। निखिल जी क्या कहना चाहेंगे? अब लगातार सुनवाई चल रही है, लगातार दलीलें पेश की जा रही हैं, कितना एक तो ज़रूरी था आपको आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड में ये संशोधन?
जैसा कि आज भी सुनवाई हुई है, कल भी सुनवाई की डेट रखी गई है, 3 बजे रखा गया है कल। आज जस्टिस संजीव खन्ना जी की अध्यक्षता में सुनवाई की गई है। और जैसा कि अब कानून आया है, अमेंडमेंट्स आई हैं वक्फ बोर्ड को लेके, उसके अगर हम अब पूरा उसका इतिहास देखते वक्फ बोर्ड का, और उसके बाद जो उसमें खामियां थी उसको देखकर हमें लगता है कि जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट थी उसकी बहुत ज़रूरत थी, और जो भी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं उसकी वो कानून के दायरे से भी बहुत सही हैं। और हमारा यही मानना है कि जब जो PIL डाली गई हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, अमानतुल्लाह खान जी की तरफ से जो PIL डाली गई हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो कानून के दायरे में रख के आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही आई हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की गर्दन पर तलवार है, तमाम विपक्ष के नेता हो गए, और अब तो कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस बिल से। मेरा ये मानना है कि इस बिल से कोई किसी मुसलमान की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, और मेरा ये मानना है कि बहुत एक बड़ा तबका मुसलमानों को सामने आएगा जो इस बिल का समर्थन करेगा। कुछ मुसलमानों को छोड़ के बहुत बड़ा तबका है जो बिल का समर्थन करने वाला है। आप ये देखिए कि जो पहले 1995 का जो एक्ट था वक्फ बोर्ड का, उसमें लिमिटेशन पीरियड को देखिए। अगर सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेता है तो 12 साल में अगर उसमें लिमिटेशन पीरियड का होता है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड का था उसमें 1 साल का था, 100 ईयर्स का था। और उसके बाद अब जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बाद उसको लेवल करा गया है। मतलब कि जब वक्फ बोर्ड में जो कानून था वो 1995 का, जब वो वॉयलेट करा था कॉन्स्टिट्यूशन को, जब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर वो उसको संविधान के दायरे में रखता है तो बहुत सारी आवाज़ें उठ कर आ रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायाधीशों पर। तो हमारा ये मानना है कि जो भी PILs हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, और जो ये वक्फ बोर्ड का बिल आया है ये सस्टेन कर जाएगा। आप कह रहे हैं सस्टेन करेगा, अभी इसको स्टे लगाने की बात कही जा रही है कि कानून जो है वो लागू ना हो अभी, और कई इसमें चीज़ें हैं, दलीलें पेश की जा रही हैं। आपको लग रहा है कि अब लंबा खींचने वाला है ये मैटर, अभी तक कानून लागू होगा, या अब लग रहा है कि रोक लग जाएगी? इंटरिम रिलीफ देने की बात हुई थी, लेकिन हमारा ये मानना है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी इसमें काफ़ी अच्छी दलीलें दी हैं। उसके बाद हमारा ये मानना है कि जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, उन्होंने भी इसको बड़ी संजीदगी से इसको सुना है, और हमारा ये मानना है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा नहीं खिंचेगा। इसमें जल्द से जल्द सुनवाइयाँ होंगी। जैसे आपको देखा आज सुनवाई हुई है, कल की डेट ही आपको दे दी है। तो इसमें जो न्यायालय है वो भी बहुत सख्त है, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो।